हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एमसीक्यूज़ को वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। आपने एलटी के एग्ज़ाम्स में कमेंट किया थी कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में के लिए क्वेश्चंस करा दे, तो उस समय जितना पॉसिबल हो पाया हमने कराया। सो हमने आपके लिए ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो हम एसके अरोड़ा की बुक है उसमें से करा रहे हैं, तो हम इसको पूरा आपके लिए कंप्लीट करवाएंगे। एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी आपको लिए बेनिफिशियल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हों, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, चलिए फिर फ्रेंड्स चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, चलिए नाउ कम टू द लेक्चर। So our first question is, it is a term. It refers to a story that starts from the beginning of the events. The Latin term means from the beginnings, the origin, the egg. Horace has used it in Ars Poetica. It is means क्या हुआ? It is a term. ये एक टर्म है जो रिफर करता है एक स्टोरी को that start from the beginning of the events, किसी इवेंट्स की बिगनिंग से जो कि स्टार्ट होती है। लैटिन टर्म मीन्स, इसका लैटिन मीन्स क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग, द ओरिजिन, द एग। इनका मीन्स क्या होता है? बिगनिंग, ओरिजिन, बेग। इसका इनका सबका मीन्स होता है स्टार्टिंग या बिगनिंग से। होरेस हैज़ यूज्ड इट इन आर्स पोएटिका। होरेस ने इस टर्म को अपने आर्स पोएटिका में यूज़ किया है। तो ये क्या है बताइए? व्हाट इज दिस टर्म? रिफर्स टू स्टोरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द इवेंट्स। तो वो क्या है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए एबी ओवो, बी एबी एब्जोडो, सी एड होमिनम, डी एड वैलोरम। राइट आंसर क्या हुआ बताइए? अगर आपको आता है तो बताइए। सो हमारा राइट आंसर है ए बी ओवो। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? ए बी ओवो। जो हमारे बिगनिंग से स्टार्ट करता है स्टोरी को, दैट इज द ए बी ओवो। ए इज द राइट आंसर, ए बी ओवो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, एगिटप्रॉप थिएटर अ वेल नोन फ्रॉम द 20th सेंचुरी इज। 20th सेंचुरी में एगिटप्रॉप थिएटर जो है बहुत वेल नोन जाने जाते थे। वो हैं अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, बी है ब्रेस्टियन ड्रामा, सी मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, डी है अ सिविल राइट्स मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? सो आवर राइट आंसर इज सी, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। तो एगिटप्रॉप थिएटर जो थे वो 20th सेंचुरी में क्यों फेमस थे? किससे जाने जाते थे? मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा के लिए जाने जाते थे। एगिटप्रॉप थिएटर क्या हो गए? यानी कि मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट जो प्रोपोगंडा विचारधारा वगैरह होती थी उसको फैलाने के लिए ये एगिटप्रॉप थिएटर को जाना जाता था। किसी प्रकार की विचारधारा को फैलाने के लिए इन थिएटर्स, एगिटप्रॉप थिएटर का यूज़ किया जाता था, जो कि 20th सेंचुरी में इसके लिए फेमस थे। इसको हम लोग एगिटप्रॉप थिएटर कहेंगे। क्लियर? राइट आंसर इज सी, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story is known as। एक extended narrative है जो which carries a second meaning, जो कि अपने surface story के साथ ही एक second meaning की को भी लेकर चलता है, उस is known as। उसको हम किससे जानते हैं? A imagery, B metaphor, C dadaism, D allegory। आपको आई होप इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। सो राइट आंसर इज डी, एलेग्री। एलेग्री होती है जिसमें आपकी एक स्टोरी के साथ साथ, सरफेस स्टोरी के साथ साथ एक सेकंड मीनिंग भी चलती रहती है स्टोरी में, दैट इज़ द एलेग्री। एक ऐसी स्टोरी में जिसमें कैरेक्टर्स या इवेंट्स की बात जो करता है, बट वो एक में साथ साथ दूसरा इवेंट्स की बात भी चलती है, और कैरेक्टर्स जो होता है जो साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है साथ में, मतलब एक स्टोरी के साथ साथ दूसरी सेकेंड मीनिंग भी निकलती होती है, तो उसको हम लोग एलेग्री
एलेगरी कहते हैं। जैसे मिल्टन ने क्या कहा, एलेगरी क्या होती है, मिल्टन ने हमें कहा है वेयर मोर इज़ मेंट देन मीट्स द ईयर्स, वो जहाँ पर हमको कानों से अधिक ज़्यादा पता चले, सुनाई दे, उसको हम लोग एलेगरी कहेंगे। मिल्टन ने एलेगरी के लिए कहा है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, वेयर मोर इज मेंट देन मीट्स द ईयर्स, कानों में जो सुनाई दे रहा है उससे ज़्यादा जो इसका मीन्स हो उसको हम लोग एलेगरी कहेंगे। एलेगरी का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका बनियाइन की आपका पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है, ये आपका एलेगरी है। अच्छा एग्जाम्पल है एलेगरी का, जिसमें आपको सरफेस स्टोरी के साथ साथ एक सेकंड मीनिंग की भी स्टोरी, इसमें सेकंड मीनिंग भी इसमें हमें दिखाई देती है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलेगरी। क्लियर, ही इज़ द आवर राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है a story or a poem in which character settings and events stand for other people or events or for abstract ideas or qualities is known as। एक स्टोरी और या पोएम इन विच कैरेक्टर सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ क्वालिटीज इज नोन एज। तो ये भी आपका क्या होगा, एक स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर की सेटिंग्स और इवेंट्स एंड पीपल और इवेंट्स जो होते हैं, साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में साथ साथ दूसरे भी एब्स्ट्रैक्ट अलग आइडियाज़ और क्वालिटीज़ भी रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे। वही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के दिया गया एलेगरी, जिसमें आपके एक कैरेक्टर्स और इवेंट्स के साथ साथ आपको एक अदर आइडियाज़ और क्वालिटीज़ भी दिखाई दे, पता चले, दो स्टोरियाँ चले, तो सरफेस स्टोरी के साथ साथ एक सेकेंड मीनिंग भी निकले। द पोएम कैरेक्टर सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर द अदर पीपल और इवेंट्स और फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जहाँ पर पीपल और सेटिंग्स वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्टैंड होते हैं फॉर पीपल, अदर पीपल एंड इवेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दैट इज़ द एलेगरी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, एलेगरी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट है, देखिए वही क्वेश्चन है हमारा, बनियान्स द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ। बनियान का जो पिलग्रिमेज प्रोग्रेस क्या है, अभी हमने बताया आपका, ये आपका एलेगरी हो गया। एलेगरी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, ए इज़ द राइट आंसर, एलेगरी बनियान का ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट है आपका a reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is। तो रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस में मिलता है जहाँ पर समवन या समवन और समथिंग इज़ नोन फ्रॉम हिस्ट्री, जो या हम किसी इवेंट्स को या किसी कैरेक्टर को या कुछ भी हम उसको हम लोग किसी जानते हैं, उसको कहाँ से जानते हैं, हिस्ट्री से, लिटरेचर से, रिलीजियस से, पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से, साइंस से एंड अदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर, किसी भी साहित्य के किसी भी हम लिटरेचर की ब्रांच से हम जानते हैं, उसका रेफरेंस हमें मिलता है उस स्टोरी में, तो हम उसको क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल्यूजन कहेंगे, इसको हम लोग एल्यूजन कहेंगे। एल्यूजन बी इज़ द राइट आंसर। जहाँ पर हमको किसी हिस्ट्री या किसी भी रिलीजियस या पॉलिटिक्स किसी भी फील्ड से हमें उसका रेफरेंस मिलता है, दिया जाता है, उसको हम लोग एल्यूजन कहेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चलिए देखिए क्या स्टेटमेंट्स है। ए, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, रियल और इमेजिनरी। ये एक रिफ़र करता है पर्सन, प्लेस, थिंग्स या इवेंट्स को, रियल या फिर इमेजिनरी उसको प्रेजेंट करता है, हो गया। सी, इट इज़ अ पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन और थिंग टू विच इट रेफर्स। ये एक पासिंग रेफरेंस होता है, मतलब एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल, ये डिटेल में नहीं होगा, ये पासिंग रेफरेंस है। द पर्सन और थिंग टू विच इट रेफर्स, जो एक पर्सन या थिंग को जो ये रेफर करता है, दिस इज़ द पासिंग रेफरेंस। डी क्या है, इट मे बी फ्रॉम फिक्शन, folklore, historical events, historical events and religious manuscript। ये इट मे बी फ्रॉम फिक्शन, ये फिक्शन से, folklore से, हिस्टोरिकल से, इवेंट्स एंड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट किसी से भी हो सकता है। तो ये एक आपका क्या है, इट मे बी हो सकता है। चलिए क्या है,
these statements are about, ये स्टेटमेंट इनमें से किसके विषय में है, चलिए देखते हैं। तो लाइटिटोस, एल्यूजन, सिनिडकी, टेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, एल्यूजन। एल्यूजन, ये सारे स्टेटमेंट्स एल्यूजन से रिलेट करते हैं। तो एल्यूजन है जिसमें हमें पासिंग रेफरेंस देखने को मिलते हैं। इज द राइट आंसर एल्यूजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डेलिबरेटली सजेस्ट टू मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन आवर वर्क। इट इज़, ये एक सजेस्ट करता है हमें दो मीनिंग के बीच में डिफरेंस बताना, एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट भी होता है मीनिंग में इन आवर वर्क। इट इज़, जिस वर्क में, इस वर्क में, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ये टू मीनिंग्स में सजेस्ट, टू मीनिंग्स में डिफरेंस बताता है, डिफरेंट बताता है, एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन आवर वर्क। इट इज़ क्या है, चलिए बताइए। ए पन, बी एम्बिग्विटी, सी पैराडॉक्स, डी पॉली। अगर पता हो तो आप बताइए। चलिए तो चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज बी, एम्बिग्विटी। बी इज़ द राइट आंसर, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या हो गया, डिलेमा। डिलेमा मीन्स दुविधा। दो चीज़ों के बीच में अगर हम फंस जाते हैं तो उसको हम लोग डिलेमा कहते हैं। दैट इज़ द एम्बिग्विटी। जहाँ पर हमें डिलेमा दिखाई दे, दुविधा दिखाई देती है, दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है मीनिंग्स में, तो उसको हम लोग एम्बिग्विटी कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पता चलता है, एम्बिग्विटी, दैट इज़ दुविधा, डिलेमा, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, एम्बिग्विटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। हम आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दें, हम एस के अरोड़ा की बुक है, उससे हम सारे लिटरेरी टर्म्स की जो MCQs है उसको आपको कंप्लीट करा रहे हैं। एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन। एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू मीन। एनाग्नोसिस एक टर्म है जिसको अरिस्टोटल ने यूज़ किया था। आई होप आपको पता होगा। इसका आंसर क्या है, इजी क्वेश्चन। ए, रिकॉग्निशन एंड डिस्कवरी। ए इज़ द राइट आंसर। एनाग्नोसिस का मीन्स क्या होता है इस टर्म का, रिकॉग्निशन ऑफ डिस्कवरी। ये आपका एनाग्नोसिस हो गया। सो ए इज़ द राइट आंसर, रिकॉग्निशन ऑफ डिस्कवरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल। टेल की स्पेलिंग TALE होगी। विच इज़ टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क। इट इज़ अ नोन एज। ये एक शॉर्ट टेल होती है, कहाँ छोटी कहानी होती है। विच इज़ टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन लिटरेरी वर्क इज़, इट इज़ नोन एज, जिसको कि कैरेक्टर अपने लिटरेरी वर्क में कहता है। छोटी सी एक स्टोरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं। ए एनेक्डोट, बी मिथ, सी फेबल, डी स्टोरी। और राइट आंसर इज ए एनेक्डोट, छोटी सी एक स्टोरी। ए इज द राइट आंसर, एनेक्डोट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। क्रॉनिकल विच डील्स विद इवेंट्स ईयर आफ्टर ईयर आर ऑफन कॉल्ड। क्रॉनिकल्स जो होते हैं, विच जो कि ईयर बाय ईयर डील होते हैं, दिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए क्रॉनिकल, बी कोरल्स, सी एनल्स, डी पीरियड्स। तो क्रॉनिकल क्या हो गया, इतिहास जो होता है उसको, जो हमें ईयर बाय ईयर दिखाई देते हैं, उसको हम लोग इनमें से क्या कहेंगे, क्रॉनिकल, कोरल्स, एनल्स और पीरियड्स। तो हमारा राइट आंसर सी हो गया, एनल्स। जो हमें हर वर्ष में आते हैं उसको हम लोग एनल्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनल्स। सी इज द राइट आंसर, एनल्स। नेक्स्ट है हमारा। द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटोगोनिस्ट। जो प्रोटोगोनिस्ट के डायरेक्ट एक मेजर कैरेक्टर होता है जो प्रोटोगोनिस्ट के डायरेक्ट अपोज में खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं। ए एंटोगोनिस्ट, बी विलेन, सी साइड हीरो, डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। जैसे हमारा जो कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट को हम हीरो, जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट हमें कौन देखने को मिलता है, एंटोगोनिस्ट। हमें एंटोगोनिस्ट इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। प्रोटोगोनिस्ट के अगेंस्ट हमें एंटोगोनिस्ट देखने को मिलते हैं, इनको हम विलेन कह सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। It is a kind of metonymy in which an epithet or phrase takes the place of a proper name. The little corporal is used for Napoleon. It also uses a proper
It also uses a proper name as an archetypal name to express a general idea. It is, ये it is a kind of metonymy, ये एक आपकी metonymy हो गई, in which an epithet or phrase takes the place, इनमें एक epithet या phrase जो है take place of a proper noun की जगह ले लेता है. The little corp, जैसे क्या एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, the little corporal is used for नेपोलियन. नेपोलियन के लिए क्या यूज़ किया गया है? the little corporal. तो जो फ्रेज और एपिथेट प्रॉपर नाउन की जगह ले लेते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? आल्सो यूजेस प्रॉपर नेम्स एज एन आर्किटाइपल नेम टू एक्सप्रेस ए जनरल आइडिया. जनरल आइडिया को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो फ्रेज और एपिथेट को प्रॉपर नाउन उनकी जगह यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो ए एंटोनोमेशिया, बी एंटीमेटाबोल, सी कैस्मस, डी प्रोलेप्सिस. तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए एंटोनोमेशिया. इसका राइट आंसर क्या है? एंटोनोमेशिया. इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए एंटोनोमेशिया. ए इज़ द राइट आंसर, एंटोनोमेशिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी टर्म. इट इज़, जो बार्ड है, आयरन लेडी है, द किंग है, ये एग्जाम्पल्स किस लिटरेरी टर्म के हैं? ए स्पोनेरिज्म, बी ट्रांसफर्ड एपिथेट, सी एंटोनोमेशिया, डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज सी एंटोनोमेशिया. एंटोनोमेशिया के ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं. सी इज़ द राइट आंसर, एंटोनोमेशिया. चलिए नेक्स्ट. In Shakespeare's Julius Caesar, Antony begins his speech saying, I came to bury Caesar, not to praise him, but he goes on praising Caesar and finally succeeds in inciting the people against those who have assassinated him. Here Antony makes the ironic use of rhetorical device. This rhetorical device is, in Shakespeare के प्ले में जो जूलियस सीजर है उसमें एंटोनी जो है स्पीच में कहा, आई केम टू बरी सीज़र नॉट टू प्रेज हिम. मैं यहाँ पर सीज़र के दफनाने में आया हूँ, ना कि उसकी प्रेज करने के लिए. बट ही गोज़ ऑन प्रेजिंग सीज़र. बट वो क्या कर रहा है? प्रेज करे जा रहा है सीज़र की. एंड बट ही गोज़ ऑन प्रेजिंग सीज़र एंड फाइनली सक्सीड. और वो जो है अपनी बातों से सीज़र की प्रेज करे जा रहे हैं. एंड फाइनली उन्होंने जनता को उकसा दिया अगेंस्ट दोज, उनके अगेंस्ट जिन्होंने सीज़र की हत्या की थी. हियर एंटोनी मेक्स द रेटोरिकल यूज़ ऑफ रेटोरिकल डिवाइस. जो कि इसमें जो एंटोनी किस रेटोरिकल डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं? द रेटोरिकल डिवाइस इज ए एपोफेसिस, पैरालिप्सिस भी कहते हैं इसको, बी एनालिप्सिस, सी एकेमिज्म, डी पैलिनोड. तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए एपोफेप्सिस. इसको हम पैरालिप्सिस भी कहते हैं. तो ए इज़ द राइट आंसर. किस डिवाइस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? ए एपोफेप्सिस पैरालिप्सिस. मतलब कि वो कह रहे हैं हम उसकी प्रेज नहीं कर रहे हैं, बट वो अपनी बातों में ऐसा करते हैं कि उसकी प्रेज भी कर लेते हैं और उस जनता को उकसा भी देते हैं उनके हत्यारों के अगेंस्ट. क्लियर? तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे? एपोफेप्सिस या पैरालिप्सिस. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है द टर्म यूज्ड फॉर द यूज़ ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड, इडियम और फॉर्म इज. एक टर्म जो कि हम यूज़ करते हैं, एक टर्म जो कि हम ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड, इडियम या फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आर्केइज्म, बी एब्ल्यूशन, सी एब्रीविएशन, डी एनार्किज्म. एनार्किज्म क्या है? सो इसका राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, आर्केइज्म. आर्केइज्म इज़ द राइट आंसर. ऑब्सोलीट, आर्केइज्म क्या हो गया? चलन से बाहर, जिसको चलन से बाहर है, आउट ऑफ फैशन जो है उनको यूज़ करना, उन टर्म को, उसको हम लोग आर्केइज्म कहेंगे. तो ए इज़ द राइट आंसर, आर्केइज्म. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद. आर्ट फॉर आर्ट सेक किससे एसोसिएट करता है? द एस्थेट्स, द आइडियलिस्ट, द इमेजिज्म, नन ऑफ दिस. सो आवर राइट आंसर इज ए एस्थेट्स. राइट आंसर हमारा क्या है? ए एस्थेट्स. ए इज द राइट आंसर. It is a short speech which is heard by the audience. The speaker expresses
to the audience his private thoughts, but the other characters do not hear it. And the term for such speech is, ये एक शॉर्ट स्पीच होती है जो कि ऑडियंस द्वारा सुनी जाती है. द स्पीकर एक्सप्रेस टू द ऑडियंस हिज प्राइवेट, अपने प्राइवेट जो इनर थॉट्स होते हैं उसको, प्राइवेट थॉट्स होते हैं उनको ऑडियंस के सामने स्पीकर कहता है, बट द अदर कैरेक्टर जो होते हैं स्टेज में वो नहीं सुनते हैं. ये द टर्म इज सच स्पीचेस, ये टर्म क्या है? ए सॉलिलकी, बी असाइड, सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, डी मोनोलॉग. तो इसमें ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये आपका असाइड हो गया. ये आपका राइट आंसर हो गया असाइड, और बी इज़ द राइट आंसर असाइड. अब हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा असाइड एंड सॉलिलकी में आपका क्या डिफरेंस है. ये चीज़ हमको आपका वर्क है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर. सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशन एंड रशियाज कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इन इंस्टेंसेस ऑफ. जो सेंट ऑगस्टाइन कन्फेशन और रशियाज कन्फेशन है, आर द अर्लीस्ट इन इंस्टेंसेस ऑफ, ये क्या है? ए ऑटोबायोग्राफीज, बी बायोग्राफीज, सी मेमोयर्स, डी नन ऑफ दीज. तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ए ऑटोबायोग्राफी है. क्या है? ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है. ए इज़ द राइट आंसर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जूलियस सीजर यूज टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट एपिक बैटल्स ही इज सेड टू बी द फर्स्ट. जूलियस सीजर यूज टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. जूलियस सीजर ने लिखा है और चित्रित किया है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एपिक बैटल्स के उसमें के ऊपर. तो ही इज सेड टू बी द फर्स्ट. इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट मेमोराइज्ड, कन्वर्सेशनलिस्ट, सेंटिमेंटलिस्ट, नन ऑफ दीज. तो इसको हम क्या कहेंगे? सो आवर राइट आंसर इज ए मेमोराइज्ड. इसको हम मेमोराइज्ड कहेंगे. इन्होंने एपिक बैटल के विषय में लिखा है, तो ए मेमोराइज्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा वॉल्डेन इज़ अ मेमोयर. वॉल्डेन एक मेमोयर है, तो किसका है? ए हेमिंगवे, बी वॉल्ट विटमैन, सी हेनरी डेविड थोरू, डी नन ऑफ दीज. तो ये किसका है? तो ये आपका सी आंसर है, हेनरी डेविड थोरू. ये किसका है? वॉल्डेन मेमोयर जो है हेनरी डेविड थोरू का. ये हेनरी डेविड थोरू का मेमोयर है. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है हु इज़ फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोयर्स. डायरीज एंड मेमोयर्स के लिए कौन फेमस है? ए सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी सैमुअल पेपीज, डी नन ऑफ दीज. सो आवर राइट आंसर इज सैमुअल पेपीज. सैमुअल पेपीज इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर, सैमुअल पेपीज. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है हुज लेटर्स आर फेमस. किसके लेटर्स फेमस हैं? वेस्टर्न फैमिली, पेस्टन फैमिली, ल्यूक फैमिली, नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बी पेस्टन फैमिली. पेस्टन फैमिली के लेटर्स फेमस हैं. बी इज द राइट आंसर, पेस्टन फैमिली. नेक्स्ट है टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैंगर्ड न्यू वेव, जिसका मीन्स होता है वैंगर्ड टर्म है जिसका मीन्स होता है न्यू वेव. दिस इज, ये क्या है? ये एक फ्रेंच टर्म है वैंगर्ड, तो इसका मीन्स न्यू वेव होता है. ये क्या है? ए फ्री वर्स, ए बी वर्स लिबरल, सी अवंत ग्रेड, डी एक्लॉग. तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर क्या है? सो सी इज द राइट आंसर, अवंत ग्रेड इज द राइट आंसर. सो सी इज द राइट आंसर, अवंत ग्रेड. क्लियर. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इट इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म विच रिफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनादर. इट इज़, ये आपका एक ग्रामेटिकल टर्म है विच रिफर्स टू इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनादर. ये एक वर्ड ऑर्डर का इन्वर्जन कर देता है वन क्लास को अनादर क्लॉज में, इसका इन्वर्जन कर देता है. तो ये आपका ग्रामेटिकली क्या टर्म है? इसको हम लोग ए केओस कहेंगे, बी या इनियोडो कहेंगे, बी सी कैसमस कहेंगे, या प्लूनज्म कहेंगे. इसमें से क्या राइट आंसर है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है सी कैसमस. कैसमस इज द राइट आंसर.
सो सी इज़ द राइट आंसर, कैसमस, कैसमस इज़ द राइट आंसर। तो कैसमस क्या होगा, ये क्या हो गया, अ रिटोरिकल ऑन लिटरेरी फिगर इन विच वर्ड्स ग्रामेटिकली और कंस्ट्रक्शंस और कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर इन द सेम और मॉडिफाइड फॉर्म। अ रिटोरिकल और लिटरेरी फिगर इन विच वर्ड्स ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस और concepts are repeated in reverse order in the same or modified form। तो ये क्या हो गया, अलंकारिक रिटोरिकल लिटरेरी टर्म या फिगर है। इसमें शब्दों को ग्रामेटिकली निर्माण या उल्टे क्रम में या उसी क्रम में संशोधित के रूप में दोहराया जाता है। तो दैट इज़ द कैसमस। इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, पोएट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट मोमेंट्स। ये आपका एग्जाम्पल हो गया कैसमस। तो हमारा कैसमस इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज ही इतनी क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, 25 की ही एमसीक्यूज चलाएंगे तो आपको भी अच्छे से क्लियर रहेंगे। एसके अरोड़ा की बुक से आपको कंप्लीट एमसीक्यूज करा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे एंड अगर आपको ये हेल्पफुल हो रहे हों, अच्छे लग रहे हों एंड आप चाहते हो कि हम इसको कंप्लीट करा दें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलें। ये हमारे लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमें चलता है कि आपको हम और क्या दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में, नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।